देखो, आज बेसिकली हमें इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करना है किसकी मदद से? पोटेंशियोमीटर की मदद से। पोटेंशियोमीटर की मदद से आपको चेक करना है इंटरनल रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या करेंगे हम लोग? पहले तो ऑक्सिलरी हमारा जो यूनिवर्सल सर्किट है वो लेंगे। यूनिवर्सल जो सर्किट हम लेते हैं हमेशा, और उसके साथ ऐड कर देंगे जिस भी बैटरी का जो हमने बनाई हो खुद से बनाई हुई बैटरी का नाम क्या रखते हैं? प्राइमरी सेल लेंगे और उस प्राइमरी सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो आज हमें पोटेंशियोमीटर दोबारा लेना है, पर आज यूनिवर्सल सर्किट के साथ क्या ऐड करेंगे हम लोग? अपनी बैटरी जिसका हमें क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज तो हमारा ये मेन मोटिव होने वाला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये लिख लो कि टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पोटेंशियोमीटर में एक यूनिवर्सल सर्किट चाहिए और साथ में ऐड करना है आपको अपना प्राइमरी सेल, जिस भी सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। जो ऑफिशियल डायग्राम है वो बनाता हूं, NCERT डायग्राम। NCERT ने ऑफिशियल डायग्राम क्या बनवा रखा है इसका? NCERT कहती है कि जी हमारे पास 1 2 3 4 वायर है, सारे आपस में से कनेक्ट। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सारे आपस में एक कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड है। सारे आपस में ऐसे कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड है, ठीक है। A और B आपके इस तरीके से पॉइंट है और ये टोटल आपस में कनेक्टेड है। सबसे पहले इस A पॉइंट से आपकी ड्राइविंग सेल V यानी कि ड्राइविंग सेल, फिर आपका एक की और एक आपका रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। फिर हमने A पॉइंट से ऐसे एक वायर निकाला, A पॉइंट से ऐसे वायर निकाला, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल डायग्राम बनाया है, ठीक है। NCERT डायग्राम में यहाँ पर आपका बैटरी का EMF, यहाँ एक बैटरी लगाई है, यहाँ की लगाई है, गैल्वेनोमीटर है और ये। तो NCERT डायग्राम बना लिया हमने। अब NCERT डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि हम करने क्या वाले हैं, तो आप प्लीज़ ये थोड़ा सा नोट कर लो। कर लिया? अब मेरे को बताइएगा की ओपन क्या होती है और की क्लोज क्या होती है? तुम में से कोई? की ओपन और की क्लोज का मतलब, और कौन से केस में सर्किट कंप्लीट होता है? की ओपन के केस में या की क्लोज के केस में? किस में? कोई है जो बता सकता है कि कब करंट जाता है? जब हम की पे ये धब्बा, जब हम क्लोज कर देते हैं तब करंट जाता है, या की में ऐसे धब्बा नहीं लगता है ये, इसे ओपन बोलते हैं? कौन से केस में करंट जाता है? इस केस में करंट जाता है की क्लोज के चक्कर में। जब भी की क्लोज होती है तो करंट वहां से जाता है, और अगर आपका क्या बोलता है ये होगा तो वहां से करंट नहीं जाएगा। तो आपको दो केस आपको ये बनाना है, एक क्लोज और एक ओपन केस इसके अंदर बनेगा, क्लोज और ओपन केस, और दो हम चक्कर करने वाले हैं अब।
रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में किस किस को पता है? ठीक है, वो कहां लगाते हैं हम गैल्वेनोमीटर से पहले लगा लेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। फायदा क्या होता है रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने का? आर, हम अपना मनचाहा रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाल सकते हैं। किसको सेव करने के लिए? गैल्वेनोमीटर को सेव करने के लिए हम मनचाहा अपना रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को सेफ रखने के लिए। तो हम लोग, ये मेन मकसद हमारा ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाने का गैल्वेनोमीटर से पहले यहां पर, ताकि हम चाहें तो इसको सेव कर सकें। तो ओवरऑल अभी तक हमने पढ़ लिया कि अब हमने एक सर्किट इस तरीके से बनवाया है, जिसमें ऊपर हमने ऐसे ईएमएफ रखा है, नीचे हमने एक की रखी है, ठीक है, और यहां एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, और उसके बाद हमारा गैल्वेनोमीटर है। इस तरीके से एक सर्किट है ऊपर ऊपर वाला, ठीक है। मान लो यहां से कोई करंट आ रहा है, अगर ये की जो है, ये जो की है मैंने ओपन कर रखी है, मतलब की यहां पे मैंने लगाया नहीं है, तो करंट कहां से जाएगा? सारा का सारा, अगर मैंने इस की को ओपन कर रखा है, इस वाली की को, तो यहां से जो करंट आ रहा है वो कहां से जाएगा? कोई आइडिया? किस में से? इसमें से जाएगा ना, बैटरी में से जाएगा, जाहिर सी बात है, ये करंट ऊपर वाले सर्किट से जाएगा, ए बी सी डी, तो ए बी से जाएगा। मतलब अगर आपका, मान लो यहां से कोई करंट आ रहा है, आपका करंट आ रहा है, और अगर मैंने इसको बंद कर दिया है, तो सारा करंट ऊपर वाले से रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहला केस है ओपन केस। ओपन केस में हमने इसको हटाया और सारा करंट इसमें से चला गया। जैसे ही मैंने इसको लगा दिया, अब करंट कहां से जाएगा? ऊपर से या नीचे से? अब क्योंकि ऊपर तो इस बैटरी में रेजिस्टेंस भी अपना खुद का, और अगर हम नीचे से जाता है तो ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां से आपका करंट जाएगा। तो एक केस है क्लोज केस, जिसके अंदर से अगर यहां से करंट आता है और मैंने यहां बंद कर रखा है, यहां की लगा रखी है, तो सारा यहां से निकल जाएगा करंट। ऊपर से क्यों नहीं जाएगा? उसका रीजन है कि यहां पर आपका बहुत ही ज्यादा क्या है? रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं एक बार ओपन कर रहे हैं और एक बार क्लोज कर रहे हैं। एक बार इसमें से जाएगा, जब ये ओपन होगी तो इसमें से जाएगा आपका ऊपर वाले में से करंट, और जैसे ही हम यहां लगा देंगे तो ये नीचे वाली में से जाएगा। दोनों के समझ में आ रहे हैं? क्या करना है हमें? तो ये आपका एक ऑफिशियल डायग्राम में, इसको आपको फॉलो करना है कि यहां से आपका करंट जो भी आ रहा है, एक केस में ऊपर में से जाएगा, एक वाले केस में नीचे से जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला। अब मुझे बताओ, जब ऊपर में से और नीचे में से जाएगा तो क्या जो ये गैल्वेनोमीटर है ये अलग अलग लेंथ पे शो करेगा? जैसे मान लो मैंने इसे अभी इसे बंद कर दिया है, इसे मैंने ओपन कर दिया। ओपन का मतलब होता है कि मैंने यहां से हटा दिया है, तो सारा करंट ऊपर में से जाएगा, तो कहीं और लेंथ आएगी। लेंथ मतलब इस पूरे जो 400 मीटर का वायर है, 100 इसमें कहीं पर भी आपका गैल्वेनोमीटर मूव कर सकता है, और कोई लेंथ आएगी, उस लेंथ का होगा L1। L1 कब आएगी? जब की वन आपकी ओपन है तो बैलेंस पॉइंट आया L1 पे, और की वन आपकी क्लोज है तो आया आपका L2 पे। ये L1 और L2 किस किस को समझ में आ रहा है? नाम बताओ अपना। कि सर आपने जब यहां से डॉट हटा लिया है तो सारा करंट ऊपर से जाएगा, जिससे एक लेंथ आएगी L1, इसलिए मैंने बोला की ओपन है। ओपन मतलब यहां से मैंने हटा दिया अपना धब्बा, उसके बाद मैंने यहां धब्बा लगाया, तो जो बैलेंस पॉइंट था वो बिगड़ गया, क्योंकि अब तो और करंट आने लग गया, तो इसलिए फिर और अपना L2 बढ़ चुका है, मतलब लेंथ आपकी चेंज हो गई, वो L2 है। L1 और L2 किस किस को समझ में आया? दो अलग अलग क्यों आ रही है?
पक्का? अमित? एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ मतलब ये जो L1 L2 डिफरेंशिएट करने में रेजिस्टेंस की वजह से कर रहा है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें रेजिस्टेंस है अपना खुद का, इस वजह से थोड़ा तो पोटेंशियल यही ड्रॉप हो जाएगा, सही है? फिर थोड़ा यहां ड्रॉप होगा, बचा हुआ L1 आएगा आपका। पर जब की पे लगाएंगे तो उसमें ये वाला रेजिस्टेंस है नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो थोड़ा यहां ड्रॉप होगा, बाकी का इसमें ड्रॉप होगा। समझ में आ रही है बात तुम्हें? ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें, ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट है, मैं तो आपको बता रहा हूं सिर्फ। पर एक दिन ऐसा होगा कि आप स्कूल में बैठे होगे, एग्जामिनर आके आपसे पूछेगा कि आप कर क्या रहे हो, तब आपको बताना है सर मैं ये कर रहा हूं कि पहले मैं हाँ इसको की को क्या कर देता हूं, पहले मैं इसे ओपन कर देता हूं, ताकि इस ये वाला बैटरी की वजह से यहां पर L1 पे फर्क पड़े। आपको ये बोलना है उससे, सही है? चाहे हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, उर्दू में बोलो। फिर उसे बोलो सर मैं यहां फिर की इसे ऑन करता हूं ताकि करंट नीचे से आए, उस पर रेजिस्टेंस का इफेक्ट ना पड़े, और फिर मैं L2 नोटिस करूंगा। तो मैं L1 और L2 की पे डिपेंड करता है कि कब मैं ओपन कर रहा हूं, कब क्लोज कर रहा हूं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आ रही है बात समझ में? और पूरा ऐसा ही सेटअप बनाना पड़ेगा, पूरा ऐसा सेटअप सेम। कोई दिक्कत? और यार बच्चा कोई बोल ही नहीं रहा। मरीना नहीं है क्या हमारे साथ आज? मरीना नहीं है आज। और कोई हरमीत वगैरह? पक्का? चलो फिर पूछते हैं हम लोग, पूछते हैं उमंग से। उमंग क्या आया? बता नहीं रहा उमंग। सर एक बार फिर से पूछना, वो मेरा नेट चला गया था। उमंग मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको ये की ओपन और क्लोज वाला सिस्टम समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। तो हम इसको जब अभी अभी कौन से केस में है? अभी ये कौन से केस में, ओपन या क्लोज केस में? अभी तो सर ओपन में है। ओपन में है, तो लेंथ 1 आएगा, मतलब लेंथ 1 कहीं आएगा इस पूरे वायर में, कहीं पर भी मूव करके अब लेंथ 1 आएगा, और क्लोज करते ही लेंथ 2 पे आएगा। अच्छी बात है। चलो इसी बात को दिमाग में रखते हुए हमने एक फॉर्मूला बनाना है। आज जो फॉर्मूला समझ रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना एक बैटरी में पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा वो लेंथ पे शो करेगा। एक बैटरी में जितना पोटेंशियल होगा उतनी ही ज्यादा लेंथ पे शो करेगा। तो क्या मैं सीख सकता हूं? पोटेंशियल को हम शो करते हैं V से। V इज इक्वल टू के एल। फॉर्मूला किसको आ रहा है समझ में? V इज इक्वल टू के एल। यहां पर V आपका पोटेंशियल है, K आपका कोई भी कांस्टेंट है, कि K आपका कांस्टेंट है, और L आपकी क्या है? लेंथ है। तो एक फॉर्मूला अपने दिमाग में ये रख लो, और इससे एक फॉर्म ये भी आएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ये तो हम कल से लगा ही रहे थे, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। पोटेंशियल अपॉन लेंथ का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल अपॉन लेंथ हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो ये एक बार अपने दिमाग में सारे फॉर्मूला रख लेना कि फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा बैटरी के अंदर पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा वो लेंथ शो करती है। तो बीच में कांस्टेंट आया, पोटेंशियल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू लेंथ, और ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसको नोट करके रख लो। उस कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। कूल? रब कर दूं क्या? पक्का? चलो तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब मैं
आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये कहां से आई है दोनों इक्वेशन? ये दोनों इक्वेशन आपकी पहली और दूसरी कहां से आई है? ये थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता लग जाएगा। तो उसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। हाँ, एक में सर्किट क्लोज है और एक में सर्किट तो ओपन है, तो इस वजह से पहले वाले में ईएमएफ काम कर रहा है क्या? अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से की हटा लेता हूं तो ईएमएफ काम कर रहा है और ईएमएफ L1 ला रहा है, ईएमएफ L1 ला रहा है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। दूसरे केस में क्या काम हो रहा है? V काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अब यहां लगा दिया, V यहां पे है आपका, तो दूसरे केस में आपका V काम कर रहा है, पोटेंशियल काम कर रहा है, तो V इज इक्वल टू KL2। कोई ये समझ पा रहा है? तो ये दोनों आपके फॉर्मूले लगेंगे ही लगेंगे। इन दोनों को आपको दिमाग में रखना ही रखना है। क्या ये लिख सकते हैं E अपॉन V इज L1 अपॉन L2? E अपॉन V L1 अपॉन L2, क्या ये भी बन सकता है एक फॉर्मूला? दोनों को अगर डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक। तो अलग अलग फॉर्मूला सिखा रहा हूं मैं आपको, एक ये भी यूज करेंगे, एक ये भी यूज करेंगे, ये सारे हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूले। पर आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि ये आया कैसे है, क्योंकि टीचर वहां पूछता है। देखो बुक्स में डायरेक्ट लिख देते हैं, पर हमें पता भी होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला उस कॉन्सेप्ट से आया है। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ वाले कॉन्सेप्ट से। तो V अपॉन E इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। किसी के पास PDF खुला हुआ है? यस सर। अच्छा ठीक है, अगर PDF खुला हुआ है तो मुझे एक चीज बताओ कि डेरिवेशन वाले में एक क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब a method to find the internal resistance of the primary cell and also get diagram to compare the EMF of two cells। क्या ये वाला क्वेश्चन जो डेरिवेशन में आ रखा है, ये क्वेश्चन यही है कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? पहले तो पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब द मेथड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। क्या यही है वो जिसमें हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे प्राइमरी सेल का? तो ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है सेम यही वाला डेरिवेशन के फॉर्म में भी। तो उस केस में आपको पहले एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसा उस क्वेश्चन में बोला हुआ है। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों प्रिंसिपल से आए हैं कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, EMF इज इक्वल टू KL1, और फिर यहां लिखना है पोटेंशियल इज इक्वल टू KL2। फिर ये दोनों का एक रेशियो बना के रख लेना है। और उसके बाद तुम लोग कर सकते हो कि हमें पता है कि EMF हमारा होता है IR और हम और क्या बना सकते हैं इसको, IR प्लस छोटा IR। EMF के अंदर दो चीज होती है, एक बड़ा IR जो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला है, एक वो वाला रेजिस्टेंस I इंटू R, प्लस आपका एक जो इसके अंदर बना है करंट इनटू स्मॉल रेजिस्टेंस। ये हमने एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस वाले की। तो देखो क्या करने वाले हैं, EMF माइनस IR, EMF माइनस IR पॉन में, और ये I को अब नीचे भेजो, I को नीचे भेजो, तो EMF माइनस IR अपॉन I। कोई दिक्कत नहीं, I नीचे आ चुका है। यहां तक समझ में आया कैसे करा मैंने? किस किस को ये फॉर्मूला याद था EMF वाला? किसी को भी नहीं?
यहाँ आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर भी लिखते हैं छोटा v, इसे v को खोल दिया मैंने आई आर के फॉर्म में ओम्स लॉ से। ठीक है, अब मैं आगे करूं ये, ठीक है आगे करते हैं। चलो इसको मिटा रहा हूं, डायग्राम तो बना लिया था ना सबने? Yes, sir. ठीक है फिर अब मिटा देते हैं इसको। E माइनस आई आर अपॉन आई इज इक्वल टू आर। मैं ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर रहा हूं, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड, ऐसा कर सकते हैं हम ऊपर नीचे, पर वापस मत काट देना और लिख देना कि वी गेट सेम आंसर, नहीं, आपको इसको अंदर लेके जाना है। E माइनस आई आर अपॉन आई आर, आर अपना ये बाहर ही रखना है आपको। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको v ले सकते हैं, ये v है आपका, E माइनस वी अपॉन में v, बाहर वाला r वैसे ही रखना है, इस वाले को अंदर लेके गए थे। अब मुझे बताओ क्या इस v को दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं? तो यहां 1 कैसे आ गया? सब ये अपॉन v कट जाएगा तो रहेगा। और इसकी वैल्यू L1 माइनस L1 अपॉन L2 लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख दो और डिराइव भी हो गया फॉर्मूला। हमारे को एक्चुअली में फाइनल आंसर हमेशा ये निकालना होता है, L1 बाई L2 माइनस 1 बाहर में बड़ा R इक्वल टू ये वाला हमें आंसर निकालना होता है। मैंने ना तुम्हें ये PDF से पहले ना 2-3 चीजें लिख के भी दी है, 2-3 पेज लिख के भी दिया है। कहाँ है यार, ये रहा। तो इसके अंदर है ना, मैंने ये दिया भी है यहाँ पे, द इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक, उस पे देखना ये फॉर्मूला डिराइव भी कर रखा है। डिराइव तो पूरा मेथड नहीं है, बस आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि L1 बाई L2 माइनस 1 R इज इक्वल टू छोटा r। प्रूफ हो जाएगा ये? अभी भी बच्चों को पता नहीं लग रहा क्या करा है मैंने। यहां V बाई L की जगह E बाई V की जगह ये वाला डाला L1 बाई L2। किसी को पता लगा? हाँ सर, आ गया समझ। Yes, sir. ठीक है ठीक है। इंस्टीट्यूट में तो मैं शक्ल देख के पता लग जाता है, अब कैसे पता लगेगा? तुम लोग तो ऐसे ही बोल दोगे आ गया आ गया। न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना होगा ना? यही न्यूमेरिकल में सिर्फ डायरेक्ट ये लगाना है। इनमें से देखो, न्यूमेरिकल में मैं बता दूं, उससे आगे बढ़ना ही नहीं है तुम्हें। या तो ये पहला, या तो ये दूसरा, और लास्ट वाला, बीच वाला कोई भी स्टेप नहीं करना, बीच वाला कोई भी नहीं लगाना। बल्कि ये दे भी रखा हो ना कि करंट दे रखा हो, ईएमएफ दे रखा, ये दे रखा, तब भी नहीं लगाना आपको, क्योंकि वो आपको पता है सेल कोई और सा देंगे और पूछेंगे किसी और का, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए L1 बाई L2 माइनस 1 R और ये लगाना है आपको फॉर्मूला, या तो पहला या दूसरा, और लास्ट टू लास्ट ये वाला। नहीं, ये वो है रेजिस्टेंस बॉक्स वाला। कल हमने ऑक्सिलरी वाला तो पहले ही कर लिया ना केस, आज तो हमें देखना है कि बाहर और क्या क्या हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही ऑक्सिलरी वाला केस बता दिया तुमको। आज सिर्फ हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से मतलब है, जिसका फॉर्मूला हम लगाएंगे L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का वाला रेजिस्टेंस। ये गैल्वेनोमीटर के बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। ये फॉर्मूला, नहीं तो ये पहले वाला, नहीं तो ये दूसरे वाला। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसा क्वेश्चन आ रखा है। एनसीईआरटी का ही लेते हैं। 99% चांस हुआ है कि एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन आया है आपका पेपर में, और जो 1% बच भी गया ना, वो भी क्या करते हैं, इसमें वैल्यू चेंज करके दे देते हैं। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन मैंने दिए नहीं क्या? कहाँ गए एनसीईआरटी के?
एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन डाले तो पता नहीं कहाँ गए। वो सेक्शन सी में है। हाँ मिल गया मिल गया। सेक्शन सी लिख लो तुम लोग, सेक्शन सी का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3rd। उसका तो डायग्राम भी दे रखा है 3rd का। सेक्शन सी की बात हो रही है। तो यहां पर आपको बोल रखा है, काफी ज्यादा चीजें गिवन दी है इन्होंने। इसे बोलते हैं भ्रमित करने वाला क्वेश्चन। ये मेरे को सबसे ज्यादा सही क्वेश्चन लगता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्या है इसमें। इसमें आपको दे रखा है एस फिगर में, आपको शो कर रखा है, एक फिगर दे रखी है उसमें शो कर रखा है, जिसमें आपका ड्राइविंग पोटेंशियल 2.0 वोल्ट है। ईएमएफ आपका 1.5 वोल्ट है। ईएमएफ आपका पहला बैलेंस पॉइंट जब ओपन सर्किट था, यानी कि L1, वो आया है 76.3 सेंटीमीटर पे। फिर जब हमने क्लोज किया तो L2 पे आया है आपका शिफ्ट होके 64.8 सेंटीमीटर पे क्लोज करने पे। और आपको जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 9.5 ओम। सही है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? ये वाला सही नहीं है फॉर्मूला, लग सकता है ये वाला फॉर्मूला? वेस्ट। क्यों वेस्ट? जरूरत ही नहीं है यार, क्या मतलब ये सब देने की आप लोगों को, जबकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये दोनों वेस्ट हैं। इन तीनों से पक्की बात आपका आंसर आएगा 100%। तो लिख लो कि हमें गिवन ये मिला है, सर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है। ये है आपका एक्सरसाइज का 3.24 पेज नंबर 131 पे। तो ये कर लेना क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। कोई दिक्कत? ठीक है। रब कर रहा हूं मैं। पता नहीं मेरे दिल में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इस बार सीबीएसई ऐसा दे सकती है, तुम्हें करवा ही देता हूं मैं यार, क्योंकि सीबीएसई नए क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। प्रदीप, एस एल अरोड़ा, ये सब तो बाद में अपडेट होते हैं, सीबीएसई पहले ही बना चुकी होती है क्वेश्चन। पता है सीबीएसई क्या करेगी? आपको ए और बी पॉइंट जो होता है ना, बोलेगी ये आपका तो एक नॉर्मल सर्किट बना दिया मैंने, और ऊपर वाले पे मैंने वैसा बना दिया। एक तरफ आपकी बैटरी और एक तरफ आपकी की गैल्वेनोमीटर, और ये चलो। तो मुझे पता है क्या लग रहा है, हर बार मीटर ब्रिज के साथ ऐसा करती थी सीबीएसई, इस बार पता है क्या करेगी? हमारा फॉर्मूला होता है L1/L2 माइनस 1 इंटू आर। आपको आर कुछ दे देगी सीबीएसई, मान लो 10 ओम दे दिया। आपको बोलेगी कि की को जब हमने ओपन किया, इसको ओपन किया, तो आपका L1 आया 83 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, की को जब हमने क्लोज किया 83 बताओ यहां से आया है या ए से? देखते हैं, ए से 83 है या बी से 83 है? ए से होगा, जाहिर सी बात है, यहां से स्टार्ट करते हैं और बी पर खत्म होता है। तो क्लोज किया हमने, तो आपका जो बैलेंस पॉइंट था
बैलेंस पॉइंट क्या होता है? जहां पर ये गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करता है। तो जो आपका बैलेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ए। तो क्लोज करने पे बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ए। अब बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं? L1 ले लेते हैं 83 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही लिया, L1 83 सेंटीमीटर। L2 ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, गलती क्या है बताओ? टूवर्ड्स ए का मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर 83 था आपका ये, तो 10 जो है वो शिफ्ट हो गया है ए की तरफ, तो 73 लेना था हमें। समझ रहे हो क्या गलती करी है उन्होंने? और इस चीज को पता है क्या लिखते हैं वो? क्लोज केस में बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर अवे टू बी। अब अवे टू बी, अब क्या होगा? अब कितना लेंगे हम? 93। लड़के बोलेंगे, लड़के इसमें एक्सपर्ट है। कोई है एक्सपर्ट एकदम जबरदस्त जो बताएगा? आप 73 होगा भाई लोग। सीबीएसई आपको ऐसा पछाड़ेगी ना, वो कहेंगे अवे टू द बी, मतलब साला फिर भी तो उधर ही गया, 10 सेंटीमीटर अवे तो अभी भी तो इधर ही गया, मतलब ये बी है, बी से दूर 10 सेंटीमीटर, और 83 पे था, इससे पहले चले गए 73। समझ रहे हो? हमारा ऋषभ समझा कि नहीं समझा? कोई बच्चा समझ गया? बढ़िया है। अगर आपका हाँ ये जो ओपन की वाला केस है उसमें हमेशा लेंथ ज्यादा ही होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है यार कि क्या चक्कर है। मान लो यहां जो नीचे केस है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कम हो गया, तो हो सकता है कि आपका, तो आप ये मत सोचो कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, बहुत सारे अलग अलग केस आ सकते हैं। अभी तो तुम लोग 12th में हो तो वो ज्यादातर L1 ज्यादा ही देता है, पर इन फ्यूचर आपको पता लगेगा कि बहुत कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं कि यहां आप हमेशा दिमाग लगाना कि यहां बोला क्या है, और पहले ये लोग कभी क्लोज दे देते हैं और फिर बोलते हैं ओपन है। बच्चे को दिमाग में लगता है अच्छा L1 वही होगा जो पहले दे रखा है। समझ जाओगे ना, L1 होता है ओपन वाले केस में। तो आपको अगर बोले पहला क्लोज दे दिया और फिर ओपन दे दिया तो L1 आप उल्टा पुल्टा ले लोगे। तो अपने दिमाग में बिठा लो कि ओपन L1 होता है और क्लोज आपका L2 होता है। क्लोज यानी कि L2। यश राकेश है क्या? नहीं है लगता। तुझे पता लग रहा है ये सब क्या हो रहा है? चलो ठीक है, फिर मैं ये मिटा दूं ना, तुम कर लोगे पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन? चलो कर लेना फिर। अगला दिखाता हूं मैं तुम्हें। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी आपका। क्या क्वेश्चन कहता है ये? एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज का 3.12 क्वेश्चन है। ये दोनों सही क्वेश्चन लग रहे हैं, इजी है ये लग रहा है। पेज नंबर 128 पे बैठा हुआ ये क्वेश्चन है। कहता है इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, पूरा पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है। अ सेल ऑफ ईएमएफ, अ सेल ऑफ ईएमएफ, एक सेल है जिसका ईएमएफ है 1.25 वोल्ट। बैलेंस पॉइंट एट, ये अपना बैलेंस पॉइंट निकालता है 35 सेंटीमीटर पे। एक सेल है जिसका इतना वोल्टेज है और अपना बैलेंस पॉइंट यहां निकाल रहा है। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड, अगर इस सेल को रिप्लेस कर दे, इसी सेल को रिप्लेस कर दे, और तो बैलेंस पॉइंट आता है 63 सेंटीमीटर। इसे हम E1 ले लेते हैं, एक E2 ले लेंगे अभी।
इसका हमें नहीं पता ईएमएफ कितना है, पर ये 63 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो जाता है। एक सेल था, उसकी जगह दूसरा सेल लगा दिया आप, तो फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल, मतलब आपको E2 निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सही है, आप E1 इज इक्वल टू के L1, E2 इज इक्वल टू के L2, दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो ये कट के आपका आता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो यहां पर आपको E1 डाल देना है 1.25, लेंथ 35 सेंटीमीटर, इसकी 63, और ये आपका निकल जाएगा। वेरी गुड। बच्चों को एक स्टेप बाय स्टेप बताने पे एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, पर बाकी कोई बोलता ही नहीं। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कर लेना यार, ये तो बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ूं भाई मैं? सही है फिर। एक और क्वेश्चन है आपका ऐसा ही। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और एक्सट्रीम लेवल पे, इसे तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो भी करवाने वाला हूं। सेक्शन सी का क्वेश्चन 2 मैंने फर्स्ट और थर्ड करवा चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आपका इस क्वेश्चन में, इसका फिगर भी दिया है। शो पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर comparison of two resistor, the balance point with a standard resistor R equal to something is found to be इतना। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस जब 10 सेंटीमीटर का होता है, जब रेजिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का होता है तो लेंथ आती है आपकी 10 ओम का, रेजिस्टेंस जब 10 ओम का होता है तो लेंथ आती है आपकी 58.3 सेंटीमीटर की। वाइल दैट विद द अननोन रेजिस्टेंस, अगर यहीं पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं हम x, तो वो लेंथ शिफ्ट हो जाती है, आपकी कहां पर शिफ्ट हो जाती है? 68.5 सेंटीमीटर पे। कूल। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। चलो एक यार करते हैं हम लोग, तो दो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, दोनों ही हैवी लोडेड रेजिस्टेंस है। EMF1 अपॉन EMF2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। किस किस को फॉर्मूला पता है ये वाला? अच्छा, अब आपकी ऐसी बैंड बजेगी ना। पहले एक बात बताओ मुझे कि अगर आपको क्या बोलते हैं, हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं बार बार, क्लियर है? इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को IR1 माइनस IR2 माइनस IR इज इक्वल टू L1 बाय L2। यहां x आएगा। बताओ ये कैसे करा मैंने अभी और यहां प्लस आएगा, सॉरी। EMF का फॉर्मूला होता है V प्लस I छोटा r,
V को लिख सकते हैं I बड़ा R प्लस I छोटा R। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या गढ़ दिया मैंने? इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कैसे हुई? हमें यहां कुछ बताया ही नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, हमें सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की इन्होंने बात की है। कोई भी हमें ये नहीं बताया कि इसके अंदर प्राइमरी सेल है। कुछ ऐसा बताया, देख लो इस क्वेश्चन में, देख पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा कि कोई भी हम प्राइमरी सेल, सिर्फ कंपैरिजन ऑफ टू रजिस्टर्स कर रहे हैं, तो हमने इन दोनों को जीरो कर दिया, क्योंकि हमें बताया नहीं है कि प्राइमरी सेल है या कौन सा है। जब तक हमें नहीं पता और जब तक बताया ही ना हो प्राइमरी सेल है, इसका मतलब तो वो बाजारू सेल होगा, तो बाजारू सेल की तो इंटरनल रेजिस्टेंस होती ही नहीं है, तो मैंने इन दोनों को जीरो करा है। यही बच्चे भूल जाते हैं यहाँ पर स्टेप पे। तो ये दोनों जीरो आने के बाद क्या आंसर बनेगा बताओ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं R1/X इज इक्वल टू L1/L2, क्योंकि करंट भी कटेगा। तो ये आपको एक फॉर्मूला बनाना है। अब R1 आपको दे रखा है 10, उसका लेंथ है 58.3, यहां डालना है। फिर यहां नीचे X तो है ही है, 68.5 डालना है। अगर तुम्हारा जो आंसर यहां दे रहा है वो आ जाए तो सही है। 11 पॉइंट किसी का 7.5 आएगा, किसी का 11.8 आएगा, डिपेंडिंग ऑन योर कैलकुलेशन। 7.5 वैसे लगभग 80 हो जाता है। तो आप करना इस क्वेश्चन को और मुझे बताना कि सर हमारा हुआ कि नहीं हुआ। पर ये स्टेप बहुत मेन है, हमने अपने आप से जीरो नहीं करा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे आप, देयर इज अ नो प्राइमरी सेल इन्वॉल्व्ड इन दिस सर्किट, देयर इज नो प्राइमरी सेल इन्वॉल्व्ड इन दिस सर्किट। सो हमने इन दोनों को जीरो कर दिया। सर हाँ हाँ, इसमें थर्ड फॉर्मूला क्या लगाया? L1/L2 -1। थर्ड वाला, अरे यार वो तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसमें निकालना ही नहीं है, तो हम थर्ड फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? तू खुद सोच। हाँ क्या? नहीं, एक्स जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसे चेंज कर रहे हैं बार बार। ये सर्किट में बना तो रखा है, सर्किट जो है ना उसके अंदर बना रखा है। देख ईएमएफ नीचे बैटरी का एक ही है, दो अलग अलग रजिस्टर लगाए हैं, दो, एक आर लगाया एक एक्स लगाया, एक्सटर्नल है दोनों। बैटरी में देख सर्किट भी तो है इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास। क्या? ठीक, कोई बात नहीं, कर लिया ना तुम लोगों ने? अरे 11.7, एक और डिजिट निकाल ले, वो 7 कितना आ रहा है? 7.74, तो 11.8 कर ले उसे, क्योंकि इन्होंने आंसर लिखा हुआ है। या तो किसी किसी का कैलकुलेशन पे 11.75 आएगा, किसी किसी का 11.8 आ जाएगा, तो उसे कन्वर्ट कर लो। रब कर दूं? जल्दी यार, लिखते नहीं हो तुम लोग। क्वेश्चन सही नहीं है, बोलते ही नहीं यार। ठीक है, अब यार ये तगड़ा वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, 5 नंबर वाला, ये वाला तुम्हारे स्कूल में भी आ सकता है, इसीलिए इसको एकदम दिमाग में अपने बिठा लेना कि हमारे स्कूल में आ सकता है ये। इस क्वेश्चन में आपको L1 और L2 दे रखे हैं। L1 आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर और L2 दे रखा है 300 सेंटीमीटर। तुम बैटरी के कनेक्शन देखना, क्या कनेक्शन कर रखे हैं इन्होंने। तुम अगर बैटरी के कनेक्शन समझ जाओ ना, मजा आ जाएगा। इसमें नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा है कमीनों ने, और यहां पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सा सही है? नॉर्मली हम ऐसे करते हैं ना, तो उससे लगाओ ये सही है, ये गलत है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये उल्टा जोड़ दिया इन्होंने।
ये E1 ये E2 ये E1 और ये E2, क्या इस केस में E1 माइनस E2 हो जाएगा और इस केस में E1 प्लस E2 हो जाएगा? समझता ही नहीं यार कोई। Yes, sir. दो स्टैंडर्ड है, इसमें माइनस हो जाएगा, उल्टा आपका उल्टा हो गया केस। इसमें सर्किट अच्छे से वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें से इसे माइनस हो जाएगा और इन दोनों में तो सही जोड़ा हुआ है कनेक्शन, तो ये प्लस हो जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूं, अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, बच्चे सोचते हैं क्या करना है, क्या है इसमें। कर लिया? मजा आ रहा है? अब तुम लोग पूछोगे सर ये आपने कैसे करा? बताओ कैसे हो रहा है ये? फॉर्मूला में डाल के। हाँ, फॉर्मूला तो ये होता है E इज इक्वल टू KL, पर हमारे तो दो दो सेल यूज करे ना उन्होंने, तो एक ये और एक ये। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करना है। ये से ये कट गया, 0 से 0 कट गया। मुझे तो लगता है ये कौन सी टेबल से कट रहा है यार? ये किससे जा सकता है? 6 की टेबल में दोनों आते हैं क्या? आते हैं, शायद आते हैं, 2 और 5 से। तो E1 माइनस E2, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 2/5। क्लियर है? और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5E1 माइनस 5E2 इज इक्वल टू 2E1 प्लस 2E2। काश कोई समझ सकता कि ये इधर और इधर कर दिया मैंने। 5E1 माइनस 2E1 इज इक्वल टू 2E2 प्लस 5E2। दोनों को ऐड करेंगे तो E1 आया 3E1 इज इक्वल टू 7E2। ये इसे इक्वेशन 1 बना लेंगे। क्या क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं? क्या हुआ तेरे को? गोली मार दे जो। चल ठीक है, मैं कर दूंगा। किसको समझ में आ गया यहां तक लल्लू बच्चों? अच्छा, वेरी गुड। नोट कर लो। उसके बाद जो हमने दो बनाई थी इक्वेशन, E1 माइनस E2 इक्वल टू K120 और एक बनाई थी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K300। इनमें वैल्यू पुट करना, जैसे E1 E2 की वैल्यू डाल देना। E2 की वैल्यू आ जाएगी 3/7 E1, 3/7 E1। इसमें डाला, सॉल्व कर लिया। ठीक है, के टर्म में। तो सब्स्टिट्यूशन और कोई सा भी मेथड लगा के तुम लोग कर लेना सॉल्व, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और 3 ही वेरिएबल है, 1, 2 और के। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन, सॉल्व कर लेना बैठा बैठा और अपना आंसर मैच कर लेना।